स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी इज एक्लैम्शिया। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रीक्लेम्शिया। यदि प्रीक्लेम्शिया का हम मेडिकली मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करते तो वो आगे एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्लेम्शिया के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। एक्लेम्शिया क्या है, इसकी 3 डेफिनेशन लिखा रखी मैंने, जो आपको बेटर लगे वो आप याद कर लेना। बट फर्स्ट वाली जो है बहुत अच्छे से याद करोगे तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट देखना, व्हेन अ प्रीक्लेम्शिया इज कॉम्प्लिकेटेड विथ कन्वर्जन एंड कोमा इट इज़ नॉन एज एक्लेम्शिया। व्हेन अ प्रीक्लेम्शिया, जब प्रीक्लेम्शिया जो रहता है कॉम्प्लिकेटेड होता है विथ कन्वर्जन। प्रीक्लेम्शिया में क्या पढ़ा था हमने, प्रीक्लेम्शिया के अंदर हाइपरटेंशन, एडिमा एंड प्रोटीनयूरिया, ये तीनों चीज़ें हो रही थी। तो प्रीक्लेम्शिया के साथ में ही कुछ कॉम्प्लिकेशन और ऐड हो जाना, कन्वर्जन एंड कोमा 2 और ऐड हो जाता है, तो उसे हम एक्लेम्शिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखना, वह कंडीशन जब प्रीक्लेम्शिया के सिम्टम्स के साथ कॉम्प्लिकेशन के रूप में, वह कंडीशन जब प्रीक्लेम्शिया के सिम्टम्स कौन कौन से, हाइपरटेंशन, एडिमा एंड प्रोटीनयूरिया, तीनों के साथ में कॉम्प्लिकेशन के रूप में कन्वर्जन एंड कोमा प्रेजेंट होता है, तो उसे हम एक्लेम्शिया कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन दोनों क्लियर। एक और डेफिनेशन है, एक्लेम्शिया इज अ एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। एक्लेम्शिया क्या है, एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं की जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। यूजुअली अ पेशेंट्स हु हैज़ डेवलप प्री एक्लेम्शिया कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरटेंशन, एडिमा एंड प्रोटीनयूरिया। हाइपरटेंशन, एडिमा एंड प्रोटीनयूरिया जो है प्रीक्लेम्शिया के साइन एंड सिम्टम्स है इन्वॉल्विंग, इसके साथ कन्वर्जन एंड कोमा जो होता है साथ में, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्लेम्शिया। क्लियर, तीनों डेफिनेशंस। इसका इंसिडेंस है 1:500, मतलब 500 वुमेन्स के ऊपर एक वुमन के अंदर एक्लेम्शिया होगा। इंसिडेंस क्लियर, 1:500। ओके, टाइप्स ऑफ एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया की डेफिनेशंस क्लियर। उसके बाद टाइप्स देखते हैं, 3 टाइप का एक्लेम्शिया, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम। वर्ड से क्लियर है, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम। एंटीपार्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 50% केसेस में यही होता है, एंटीपार्टम एक्लेम्शिया प्रेगनेंसी के दौरान होता है। इंट्रापार्टम मतलब ड्यूरिंग लेबर के अंदर होता है 30% केसेस में। एंड पोस्टपार्टम एक्लेम्शिया फर्स्ट 48 आवर्स अप टू 10 डेज। पोस्टपार्टम मतलब जो डिलीवरी के बाद का जो टाइमिंग होता है 48 आवर्स से लेकर 10 डेज तक जो डिलीवरी का पीरियड रहता है, उसे हम पोस्टपार्टम एक्लेम्शिया कहते हैं, जो 20% होता है। तो क्लियर टाइप्स ऑफ एक्लेम्शिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी ऑफ एक्लेम्शिया को एक मैंने चार्ट के अंदर शो किया है, आप इसको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखते हैं हाइपरटेंशन। इसको मैंने आपको प्रीक्लेम्शिया में बताया था हाइपरटेंशन क्यों होता है। PGI2 प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स का और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों जो रहते हैं वो दोनों क्या काम करते हैं, वेसोडाइलेटर का काम करते हैं। बट एक्लेम्शिया के अंदर क्या होता है, दोनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, और ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, क्या ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। तो हाइपरटेंशन हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, वेसोस्पाज्म क्यों हो रही है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड PGI2 का लेवल कम होने के कारण वहाँ पे वेसोस्पाज्म हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वहाँ पे नेफ्रॉन जो है किडनी के अंदर, वहाँ पे एनी सिचुएशंस के कारण कोई डिजीज प्रॉब्लम हो जाती है, उससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोटीन विथ यूरिन, प्रोटीन के साथ यूरिन आने लग जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, कोई भी कंडीशन होती है, अराइज होती है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होगा, एडिमा, ज़्यादा फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, जनरलाइज्ड एडिमा हो जाता है, पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। एंड जिसके कारण क्या होता है, फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के कारण हाइपोक्सिया एंड ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हाइपोक्सिया एंड ब्रेन अराइज होता है, और जिसके कारण से क्या होता है, एक्सेसिव एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेन सेल्स। जो ब्रेन सेल्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वो एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल होने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रैपिड जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो रैपिडली जनरेट हो जाने लगती है, जिससे सीजर आता है। तो क्लियर पूरा इटियोलॉजिकल फैक्टर 1 by 1। एक बार देखना, कॉजेज ऑफ एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया का एग्जैक्ट कारण जो है वो अननोन है। ठीक है, आज तक पता नहीं किस कारण से एक्लेम्शिया हुआ है, तो एग्जैक्ट इसका कॉज पता नहीं है, बट कुछ कॉज जैसे कि हाइपरटेंशन, मैंने आपको फ्लो चार्ट में बता दिया पहले, हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीनयूरिया, हाइपरटेंशन, एडिमा एंड प्रोटीनयूरिया के कारण, जो भी कारण आपने अगले जो
पिछले चैप्टर में देख लिया था, ठीक है। कन्वर्जन एंड सेरेब्रल एनेक्सिया, ब्रेन के सेरेब्रम वाले पार्ट में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, सेरेब्रल एनेक्सिया। तो क्लियर आपको पॉजिटिव एजेंट्स। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इक्लेम्शिया, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है इक्लेम्शिया के। फर्स्ट देखना हाइपरटेंशन, सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा, प्रोटीन यूरिया, वेट गेन, ब्लड विजन, सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग एंड सीजर्स। इनको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन होगा, जनरलाइज्ड एडिमा होगा, प्रोटीन यूरिया, यूरिन के अंदर प्रोटीन आने लग जाएगा, ब्लड विजन होगा एंड सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग एंड सीजर्स। क्लियर ऑल साइन एंड सिम्टम्स। एक चीज़ और देखना, जब हम यूरिन के अंदर प्रोटीन चेक करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ होती है, ट्रेस और माइनस से हम शो करते हैं। ट्रेस होता है +1, +2, +3, +4, इस तरह से यूनिट शो होती है यूरिन के अंदर। जितनी भी प्रोटीन प्रेजेंट है, मान लो 0 लेवल पे प्रेजेंट है तो 0.1 ग्राम पर लीटर जो नॉर्मल लेवल होता है, 0 लेवल रहता है, ये सब में प्रेजेंट होता है। बट जो नेक्स्ट होता है 0 लेवल पे होता है तो हम उसको ट्रेस शो करता है। जब भी बड़ा होता है, जैसे +1 शो हो रहा है तो कितना प्रोटीन है, 0.3 ग्राम पर लीटर। यदि 2+ है तो 1 ग्राम पर लीटर एंड +3 है तो 3 ग्राम पर लीटर। और यदि +4 शो हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन है यूरिन के अंदर, तो मोर देन 5 ग्राम पर लीटर इज़ सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन के अंदर 4+ शो होता है। जब भी यूरिन के अंदर चेक करते हैं तो उसको +1, +2 से शो करते हैं, कितना ग्राम है ये बताते नहीं है, डायरेक्ट +1 है, +2 है या फिर ट्रेस से शो किया जाता है। जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि इक्लेम्शिया एंड प्रीक्लेम्शिया में क्या डिफरेंस है, तो यही था कि प्रीक्लेम्शिया में कन्वर्जन नहीं आ रहे थे बट इक्लेम्शिया में कन्वर्जन आ रहे थे। तो कुछ कन्वर्जन की भी स्टेज है, इन स्टेज के अंदर कन्वर्जन आते हैं तो इन्हें इक्लेम्शिया फिट्स, मतलब इक्लेम्शिया के दौरे बोलते हैं या फिर स्टेज ऑफ कन्वर्जन, या कन्वर्जन की स्टेज भी कहते हैं। तो आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो, फिट्स भी बोल सकते हो कि इक्लेम्शिया के दौरे आ रहे हैं, या फिर स्टेज ऑफ कन्वर्जन, कौन कौन सी स्टेज के अंदर कन्वर्जन आ रहे हैं। इसकी स्टेज, फर्स्ट स्टेज देखते हैं हम, प्री मॉनिटरिंग स्टेज। प्री मॉनिटरिंग स्टेज जो रहती है, इसका ड्यूरेशन जो रहता है अबाउट 20 to 30 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड का टाइम रहता है प्री मॉनिटरिंग स्टेज का, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, आई बॉल्स इधर उधर घूमते, बोलते हैं ना जैसे कि आंखें रोल हो रही है, पूरी आई बॉल्स होते हैं ना वो इधर उधर घूमती है। इसके साथ ही हाथ और पैर एवं टंग की मसल्स में ट्विस्टिंग आ जाती है, ठीक है। जैसे कि अनियमित मतलब अनकंट्रोल जो मूवमेंट होता है किसका, हैंड का एंड पाँव का और फेस का एंड टंग का अनकंट्रोल मूवमेंट होता है। कौन सी स्टेज में, प्री मॉनिटरिंग स्टेज। तो प्री मॉनिटरिंग से 3 पॉइंट याद रखने आपको, ड्यूरेशन जो रहता है 20 to 30 सेकेंड रहता है, अनकॉन्शियस रहता है और आई बॉल जो रहती है वो राउंड होने लग जाती है, घूमने लग जाती है। इसके साथ ही हाथ पैर एंड फेस एंड टंग की जो मसल्स होती है उसमें ट्विचिंग आ जाती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज थी प्री मॉनिटरिंग स्टेज। सेकेंड स्टेज है टॉनिक स्टेज, इसको ऐठन अवस्था भी बोलते हैं। सेकेंड स्टेज है, ड्यूरेशन क्या रहता है इसमें 20 to 30 सेकेंड, सेम वही 20 से 30 सेकेंड का टाइम रहता है। यह कन्वर्जन की फेज या अवस्था है। इसमें पूरी बॉडी में क्या होता है, कन्वर्जन आते हैं या फिर ऐठन आती है, फ्लेक्शन होता है, पैरों का पैर जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, टंग माउथ से बाहर निकल जाती है एंड इसमें क्या होता है, मेन डायफ्राम में ऐठन होने लगती है। डायफ्राम के अंदर भी क्या होता है, एकदम ऐठन जैसा लगता है, जिससे रेस्पिरेशन लेने, मतलब रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम जो रहती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है और इस कारण से साइनोसिस कंडीशन अराइज होती है। हाथों की जो उसके हाथ जो रहते हैं वो बाइंड होने लगते हैं, आई बॉल जो रहती है वो स्टेबल रहती है। तो क्लियर, सेकेंड स्टेज टॉनिक स्टेज एंड थर्ड स्टेज है क्लोनिक स्टेज। फर्स्ट थी प्री मॉनिटरिंग स्टेज, सेकेंड थी टॉनिक स्टेज, थर्ड है क्लोनिक स्टेज। क्लोनिक स्टेज को हम कन्वर्जन स्टेज भी बोलते हैं। इसका ड्यूरेशन 1 to 4 मिनट का होता है, ठीक है। दोनों स्टेज से ये लॉन्ग टाइम की स्टेज है, उन दोनों का टाइम क्या था 20 to 30 सेकेंड था, इसका टाइमिंग है 1 to 4 मिनट। इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी में वॉलेंट्री मसल्स में क्रमिक रूप से कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं। पूरी बॉडी की जो वॉलेंट्री मसल्स होती है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन होने लग जाते हैं। ट्विस्टिंग सबसे फर्स्ट टाइम फेस पे स्टार्ट होती है। ट्विस्टिंग का मीनिंग पता है आपको क्या होता है, जो भी मसल्स होती है वहाँ पे अनकंट्रोल मूवमेंट होते हैं। सबसे पहले कहाँ होता है, फेस से स्टार्ट होता है, बाइटिंग ऑफ टंग, बहुत बार पेशेंट टंग बाइट भी कर सकता है, रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। माउथ ब्लड मिश्रित झागों से भर जाता है, मतलब माउथ के अंदर क्या होता है, टंग बाइट होती है तो ब्लड का कलेक्शन भी होता है, अदर सिक्रेशन भी होते हैं, तो सारा कलेक्शन कहाँ माउथ के अंदर हो जाता है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम सक्शन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन स्टार्ट होने से जो भी मतलब स्किन पे ब्लूनेश और पीले पीले जो बन रहे थे वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। साइनोसिस कंडीशन होती है वो खत्म हो जाती है एंड रेस्पिरेशन होने से ग्रंटिंग, घरघराहट की आवाज़ होने लग जाती है।
ठीक है। तो क्लोनिक स्टेज को हम कन्वर्जन स्टेज बोलते हैं। सबसे लॉन्ग स्टेज होती है 1 to 4 मिनट की होती है। क्लियर। लास्ट स्टेज है कोमा स्टेज। कोमा स्टेज में क्या होता है, ड्यूरेशन निश्चित नहीं होता है, फिक्स टाइमिंग नहीं रहता है कितने टाइम के लिए रहती है। जैसे कि फर्स्ट प्री जो स्टेज थी उसमें टाइमिंग था 20 to 30 स्टेज, टोनिक और क्लोनिक सबका टाइमिंग था, बट इस स्टेज का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। इस फेज में क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस की कंडीशन में चला जाता है, पेशेंट फुली अनकॉन्शियस हो जाता है एंड इस कंडीशन का ड्यूरेशन कुछ समय से लेकर अगले दौरे तक हो सकता है। इसका टाइमिंग क्या होता है, जब पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ है वहाँ से लगाकर जब नेक्स्ट टाइम जो कन्वर्जन आएगा, दौरा आएगा, वहाँ तक का टाइम कोमा स्टेज का होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ इक्लेम्शिया। इक्लेम्शिया के मैटरनल एंड फिटल दोनों के अंदर पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं हम मैटरनल कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हैं। सेरेब्रल एडिमा होगा उसको, सेरेब्रल हेमरेज, टंग बाइट, बोनी फ्रैक्चर्स, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी इम्बोलिज्म, ब्रोंको न्यूमोनिया, एक्यूट रीनल फेल्योर, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकल नेक्रोसिस, लिवर नेक्रोसिस, पल्मोनरी शॉक एंड पेरिफेरल साइकोसिस, ये सारे मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस होंगे। एंड नेक्स्ट फिटल कॉम्प्लिकेशंस, IUGR इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होगा एंड एस्फेक्सिया इंट्रा यूटेराइन डेथ भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा यदि कन्वर्जन आ रहे हैं तो फिटस की डेथ भी हो सकती है। ओके। मैनेजमेंट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर इतना।